Hello students, welcome to this video of respiration. This is part 7, aerobic and anaerobic respiration. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो प्रकार के रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। सबसे पहले हम देखेंगे एरोबिक। इट मीन्स रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम ऐसा कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्चुअली ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये होता है। एनाएरोबिक में या तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है या इनएडिक्वेट होती है, कम होती है। ओके, इट मीन्स रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द फूड सब्सटेंसेज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। हमने देखा बेसिकली रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें जो भी फूड आइटम था, जो हमारे बॉडी में एनर्जी होती है, देखिए ये इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या शुगर, C6H12O6। तो ये हमारी बॉडी में आता है खाने से। जब हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन से ये मिलता है। और जब हम सांस लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन आती है, वो ये। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, इसको जलाती है जाके। नॉर्मल भाषा में ऑक्सीडेशन यानी उसके साथ रिएक्ट करना। तो जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन जाके इसको जलाती है। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जब ऑक्सीजन इसको जलाती है या इसके साथ रिएक्ट करती है तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर वेपर रिलीज़ होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसमें से हमारी बॉडी एनर्जी रिलीज़ कर देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हम सांस के साथ एक्सहेल कर देते हैं, यानी सांस छोड़ देते हैं। तो बेसिकली आपको एनर्जी मिल जाती है और फिर ये एनर्जी ब्लड में घुल के पूरी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाती है। ये एक बेसिक रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन का। हालांकि ये दिख रहा एकदम स्ट्रेट है, लेकिन ये एक बार में नहीं होता है, ये स्टेप्स में होता है। तो आगे हम स्टेप्स पढ़ेंगे इसके। दस इट इज़ ए हाई एनर्जी गिविंग प्रोसेस और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इट इन्वॉल्व्स स्टेप वाइज ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बड़ा मॉलिक्यूल था C6H12O6 वो ब्रेकडाउन होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन होता है ये एक बार में नहीं होता है, ये स्टेप वाइज होता है। सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं और एनर्जी भी रुक रुक के अलग अलग स्टेप में रिलीज होती है। तो बेसिकली माना जाए इसमें दो स्टेप में ये काम होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन आप मानिए, इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कहलाता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा स्टेप कहलाता है क्रेब्स साइकिल। तो आपकी नॉर्मल भाषा में अगर आपको समझना हो तो आप डायरेक्टली बता रहे थे ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है डायरेक्टली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और एनर्जी में। लेकिन एक्चुअली यहाँ से यहाँ के बीच में वो दो स्टेप से गुजरता है। तो वो दो स्टेप में से पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। पहले ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लूकोज होता है पहले ग्लाइकोलिसिस होता है और वो तब कन्वर्ट होता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इसमें। और वो जो सेकेंड स्टेप है उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। दैट मीन्स पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल। और पहले स्टेप में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक, दोनों में ही ऑक्सीजन की ज़रूरत शुरू में नहीं होती है, ग्लाइकोलिसिस में नहीं होती है। ऑक्सीजन की जो मेन ज़रूरत पड़ती है वो सेकेंड स्टेप में, यानी यहाँ पे इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, उसमें ऑक्सीजन की मदद पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनकी साइट ये होता कहाँ पे है। जो पहला रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ये सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। तो द साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। ध्यान रखें, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मीन्स वो जो ग्लूकोज था ये, और लिसिस मतलब टूटना। तो ये एक वो प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है और पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसका, जो ऑक्सीजन की मदद से होता है, वो साइटोप्लाज्म में भी अंदर एक और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसके अंदर होता है। दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, जबकि क्रेब्स साइकिल जो है वो साइटोप्लाज्म में ही लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और यही कारण है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं,
क्योंकि जो भी रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल। सो बेसिकली मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये जो रिएक्शन है जो हम बताते हैं कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज करेगा, ये डायरेक्टली नहीं होता है, ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल। अब देखिए डिटेल में ग्लाइकोलिसिस पाथवे इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है विच इज़ कॉमन टू बोथ, और ये दोनों ही में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे एनारोबिक, उसमें भी आप देखेंगे कि उसका भी फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही होता है। इसका मतलब इसको ऑक्सीजन से कोई लेने देना नहीं है, इसलिए ये एनारोबिक में भी होता है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर सेल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है ये वाला फंक्शन। इट इज़ एन एनारोबिक प्रोसेस। ये पूरा हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन उसका ये पार्ट क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का काम नहीं आएगा, तो ये एक एनारोबिक पार्ट है। दैट इज ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। इन इट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। सबसे खास बात आपने देखा था पीछे कि ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर बना था पायरुविक एसिड में। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6 वाला जो है वो ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरुविक के। पायरुविक में ना C3 वाला होता है, तो इसीलिए C6 वाला जो ग्लूकोज था वो 2 C3 वाले बनाता है, जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड या पायरुवेट। और साथ में 4 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमने पहले भी पढ़ा था ATP एनर्जी की करेंसी मानी जाती है, यानी एनर्जी को ATP में नापा जाता है। तो इसमें 4 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हालांकि फ़ायदा हमारी बॉडी को 2 का ही होता है, क्योंकि एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने में बॉडी के 2 ATP खर्च हो जाते हैं। तो 4 मिलते हैं लेकिन 2 खर्च भी हो जाते हैं, तो फाइनली नेट गेन जो होता है इस स्टेप से खाली 2 ATP का होता है। इसका मतलब जो मेजर एनर्जी मिलती है ना आपको रेस्पिरेशन से, वो इससे नहीं मिलती है। इससे जो एनर्जी मिलती है वो तो खाली 2 ATP होती है, वो सेकेंड स्टेप में मिलेगी आपको, क्रेब्स साइकिल। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज डबल फॉस्फोरिलेटेड बिफोर इट अंडरगोज लिसिस। लिसिस का मतलब टूटना। तो हमने पढ़ा ना पहले इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है टूटने के पहले, ग्लाइको का मतलब वो एक ग्लूकोज, लिसिस मतलब टूटना, तो टूटने के पहले वो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रहता है वो डबल फॉस्फोरिलेटेड होता है ताकि वो 3 कार्बन कंपाउंड बना सके। ओके, उसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। NADH2 एंड ATP आर प्रोड्यूस, और इस पार्ट में भी NADH2 और ATP प्रोड्यूस होते हैं जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो सिर्फ इतना जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ये रिएक्शन वाइज भी देख सकते हैं। ये था ग्लूकोज, C6H12O6 इज ग्लूकोज, और एनर्जी कुछ एंजाइम्स की मदद से साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होता है। और ये रहा पायरुविक एसिड, देखिए C3 वाला, ग्लूकोज C6 वाला होता है, ये C3 वाला होता है ना, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और साथ में 4 ATP समझिए एनर्जी, लेकिन 2 कंज्यूम हो जाते तो फ़ायदा 2 का ही होता है। नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड स्टेप है एरोबिक का ही, फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है ये फिर से ब्रेक डाउन होके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, जो हमने डायरेक्टली देखा था, है ना। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म के भी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे वो जो ग्लूकोज था अब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। और इसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। इसका मतलब जो हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज़रूरी है, वो उसके फर्स्ट स्टेप यानी ग्लाइकोलिसिस के लिए नहीं, बल्कि उसके सेकंड स्टेप में ज़्यादा यूजफुल होती है, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, वो जो रिएक्शन था वो साइटोप्लाज्म में होता है। वाइल द सेकंड स्टेप यानी ये क्रेब्स साइकिल इट इज़ कैरीड आउट इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें अबाउट 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो अगर आप 1 ग्राम ग्लूकोज को जलाएंगे तो उससे करीब करीब 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। इसका मतलब मेजॉरिटी, आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में तो खाली 2 ही होती है, इसमें 38 हो गई। दैट मीन्स सेकंड पार्ट से सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो स्टेप है सेकंड वाला जो ऑक्सीजन की मदद से होता है, ये एरोबिक में नहीं होता है, ये एरोबिक में होता है, एनएरोबिक में ये सेकंड स्टेप नहीं होता है। नाउ सेकंड पार्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है,
तो फूड जो ग्लूकोज था उसका ऑक्सीडेशन इन्हें होता है, लेकिन बहुत कम होता है, पार्शियल, पूरा नहीं हो पाता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है लेकिन बहुत कम। इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट अकर्स इन फंजाई सच एज यीस्ट, सल्फर बैक्टीरिया, एकदम लोअर ऑर्गेनिजम्स में अक्सर पाया जाता है ये वाला तरीका। या ऐसे जीव जंतु जो ऑक्सीजन के बिना भी रहते हैं। हम देखते हैं ना बहुत सारे जीव जंतु, जैसे हमारे मुंह पे अगर कोई तकिया रख के दबा देगा तो कैसे हमारा दम घुटता है, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो ऑक्सीजन की नो सप्लाई में, लिमिटेड सप्लाई में भी रह लेते हैं, ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबे हुए, जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, वहाँ भी सर्वाइव कर जाते हैं ये। उनमें ये वाला रेस्पिरेशन पाया जाता है एनएरोबिक। इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में कभी कभी ये होता है, कभी कभी रेयर केसेस में, जब हम एक्स्ट्रा खूब हैवी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं या कुछ, तब हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती है, हमारा खून में रेड ब्लड सेल्स, उसमें कभी कभी ये वाला रिएक्शन हो जाता है और जिसके कारण अक्सर नसें खिंच जाती है, नसों में खिंचाव आ जाता है। आपने अक्सर क्रिकेटर्स लोग को देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा देर तक बैटिंग कर लेते हैं, बहुत सारे रन बना लेते हैं, तो अक्सर उनकी टांग में मोच आ जाती है। वो जो होता है क्रैम्प्स कहते हैं उनको, वो अक्सर इसी के कारण होता है। इसके भी 2 स्टेप है, इट इज़ 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल वही रहेगा, ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि उसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था। दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक। तो जो मेन डिफरेंस आता है वो सेकंड स्टेप में आता है। हियर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। पहला स्टेप वही जो पायरुवेट में और एटीपी और NADH2 में टूटता है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, ये सेकंड स्टेप में डिफरेंस है। देखिए वहाँ पे पायरुवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में, यहाँ पे पायरुवेट कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल इन यीस्ट या कुछ दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी बॉडी में अगर ये हुआ है ना, तो ये इथाइल अल्कोहल में चेंज होता है। और अगर हमारे में, जानवरों में, कुछ हम इंसानों में अगर यही वाला रिएक्शन हो मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड बनाता है। दैट मीन्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन में या तो वो पहला स्टेप सेम है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, लेकिन जो सेकंड स्टेप है वो अलग है। तो सेकंड स्टेप में पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड ईदर टू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की मैंने आपको। यहाँ पे ये ग्लूकोज से पहला स्टेप वही पायरुवेट, इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और साइटोप्लाज्म होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए एनारोबिक में भी पहला स्टेप यही होता है। लेकिन जो सेकंड स्टेप है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक में आपने देखा था वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था और उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये डायरेक्टली यहाँ पे यीस्ट या इस प्रकार कुछ जानवरों में फर्मेंटेशन होता है, जिसके कारण वो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल C2H5OH इसमें कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। हालांकि आप देख सकते हैं क्लियर यहाँ पे कि एनर्जी जो निकली वो बहुत कम है। एरोबिक में आपने देखा था 38 ATP थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ATP। लेकिन क्योंकि ये वाला जो मोस्टली एकदम लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है और उनकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम रहती है, इसलिए उनका उतनी एनर्जी से काम चल जाता है। वी ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग एनर्जी लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन समटाइम्स टेक प्लेस इन आवर मसल। कभी कभी हमारी मसल्स में, नसों में इस प्रकार का होता है, जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं या थक जाते हैं बहुत, तब ऐसा होता है क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी ठीक से नहीं हो पाती है। व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स, तो जब हमारी मसल्स में इस प्रकार का रिएक्शन होता है तो वो जो ग्लूकोज है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल में नहीं बनता है, बल्कि तब वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज से पायरुवेट, लेकिन पायरुवेट से लैक्टिक एसिड, द सडन बिल्टअप ऑफ लैक्टिक एसिड। और जब हमारी बॉडी में अचानक से ये लैक्टिक एसिड बनने लग जाए और वो भी ज़्यादा मात्रा में, तो ये हमारी नसों में खिंचाव पैदा करता है, जिसको हम कहते हैं क्रैम्प्स। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन फास्ट होता है या स्लो होता है, कई बातों पे डिपेंड करता है। एट हायर अल्टीट्यूड्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल इंक्रीज। हायर अल्टीट्यूड्स यानी जैसे जैसे हम सी सरफेस से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, ज़्यादा हाइट पे, पहाड़ों पे, हिल स्टेशंस पे, तो वहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है आपका वो ज़्यादा होता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज आइदर इन द बॉडी और द आउटसाइड, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में और बाहर के एनवायरनमेंट में ना एक प्रकार का बैलेंस बना होता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा अंदर या बाहर, तब ये रेस्पिरेशन तेज़ी से होता है।
एनवायरमेंटल टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑल्सो। इसके अलावा एनवायरनमेंट कैसा है, आप जिस जगह पर रहते हो, वो गर्म जगह है या ठंडी जगह है या पहाड़ी जगह है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। इन एक्सट्रीम कोल्ड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज। एकदम जब ठंडी बढ़ जाती है, ठंडी में तो रेस्पिरेशन फास्ट होता है, गर्मी में थोड़ा धीरे होता है। ऑक्सीजन कंजम्पशन इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम करेगी हमारी बॉडी या सेल्स, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट पे। तो अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी अच्छा है या फास्ट है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, है ना। जबकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो अगर कम, देखिए ये मेटाबॉलिज्म जो होता है ना हमारे बॉडी का, एक पर्टिकुलर टाइम में जब निकाला जाए उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। जैसे पल्स होती है कि 1 मिनट में कितने बार वो बीट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही मेटाबॉलिक रेट होता है। और ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी साइज से। इसका मतलब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अगर उनके बॉडी का साइज़ जितना ज़्यादा है उतना उनमें माना जाता है कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट उतना कम होगा, और जितना कोई छोटा जानवर है उनकी बॉडी में उतना मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज। इसके अलावा एज भी एक फैक्टर होता है। जो वेरी ओल्ड पर्सन रहेंगे, एकदम एजड पर्सन रहेंगे, उनकी बॉडी का धीरे धीरे सारे सिस्टम्स यानी मेटाबॉलिक रेट्स जो है ना वो धीरे होने लगते, स्लो होने लग जाते हैं। एंड देयर फोर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन देम विल बी लेस देन दैट इन यंगर पर्सन। यंगर लोगों में ये थोड़ा फास्ट होता है। लास्ट में एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस। एरोबिक टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक इट टेक्स प्लेस इन द absence of oxygen. सेकेंड, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, क्योंकि ग्लूकोज पूरा जलता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है ये। जबकि एनऑर्बिक में आपने देखा पार्शली ऑक्सीडाइज होता है, वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। तीसरा पॉइंट इज एंड प्रोडक्ट्स। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, जबकि एनएरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो कुछ जानवर है तो उनके केस में या तो इथाइल अल्कोहल होगा या हमारे मसल सेल्स है तो लैक्टिक एसिड होगा। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। यही कारण है कि जो हायर एनिमल्स है जैसे हम हैं या बाकी कुछ जानवर है तो इनमें रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, क्योंकि इनकी बड़ी बॉडी होती है, बड़ी बॉडी को अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जबकि कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, तो उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट भी काम कर सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही पाया जाता है, प्लांट्स में भी और एनिमल सेल्स में, दोनों में ही पाया जाता है। जबकि एनाएरोबिक वाला जो है वो अक्सर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सिर्फ उनमें, या ह्यूमन के मसल सेल्स में वो भी कभी कभी परफॉर्म होता है, अदरवाइज नहीं। और लास्ट में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एरोबिक और एनाएरोबिक में, दोनों में ही आप देखेंगे। बस एक फ़र्क देखिए, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन मिली इसलिए C6H12O6 यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्लस था, इधर में देखिए प्लस O2 नहीं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, एनाएरोबिक है। और एंड प्रोडक्ट में भी देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज हुई, जबकि यहाँ पे C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है।